सेगमेंट को शुरू करने से पहले इंतबा ये कि अल्लाह ताला ने हम सबको जिस हाल में और जिस रंगत में बनाया है वो सबसे अपनी बेहतरीन क्रिएशन बनाई है। ये सिर्फ हमारी अपनी ही जहनियत है कि हम किसी रंग को फ़ौक़ियत देते हैं और किसी को बहुत बुरा समझते हैं। हर कोई आजकल जो है वो उसको एक कॉम्प्लेक्स है कि उसे चिट्टा होना है। हर कोई आजकल गोरा होना चाहता है। रंग सांवला, गंदुमी या काला होने पर एहसास कमतरी का शिकार होता नहीं है, करवाया जाता है। अब ऐसे में हमारी को एंकर सबा शेख कई बार उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की उनसे कि भाई आप क्या समझते हैं इस हवाले से। तो पहले सुनते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। लड़का हो लड़की हो, वो इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो गोरा हो जाए, खूबसूरत हो जाए। आप क्या कहें? दिल गोरा होना चाहिए। तो रंगत कितनी मैटर करती है? वैसे तो खैर बहुत करती है। आप काले हैं या गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या समझती हैं? वेल मैं तो खुद बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा गोरी हो जाऊँ और उस टेंशन में मैं और ज़्यादा काली हो जाती हूँ। हमने देखा है कि आजकल लड़कों में बड़ा क्रेज है, गोरे होने का बड़ा शौक है। क्या कहेंगे आप? अट्रैक्शन के लिए लोग इस तरह के ऑल फॉल फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं। लड़के भी बड़े आजकल इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं गोरे। ऐसे ट्रेंड है ये, सब गोरे होने के लिए लगे हैं। कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं और प्रोसीजर्स करवाते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? हर बंदे की अपनी मर्जी है, अपनी अपनी चॉइस है। वैसे भी मर्द अगर हज़ार जो हैं वो थोड़े से टैन हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर कोई गोरा है या काला है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, गोरा हो या काला हो, कोई भी हो, दिल वाला होना चाहिए। क्या वाकई रंगत मैटर करती है? अगर कोई काला है तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लड़के भी आजकल जो है वो क्रीम्स लगा के और इंजेक्शंस लगा के गोरे हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हर बंदा चाहता है वो खूबसूरत दिखे, लड़का है या लड़की है। रंगत के पीछे भाग रहे हैं, लड़के हो लड़कियां हो, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, गोरे हो रहे हैं। क्या कहेंगे? अपने आप पे एतमाद नहीं है, इसलिए वो परेशान है कि हम गोरे होंगे तो ही हमें लोग पसंद करेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भाई काले जो है ना वो दिल वाले होते हैं, गोरे बेवफा होते हैं। आई डोंट नो। रंगत कितनी मैटर करती है? नहीं, मेरे नज़दीक रंग का कोई ताल्लुक नहीं है। अखलाक इंसान का सबसे बेहतर चीज़ है। 3 प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, इतने लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके इतने साइड इफेक्ट हैं। क्या कहें? तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं इस्तेमाल करें। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है और कई बार लोग ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में वो कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बुरा है। लेकिन अब इस सब का सोशल इम्पैक्ट क्या है और इस सब का हेल्थ इम्पैक्ट भी क्या, कितना ज़्यादा एडवर्स होता है, इस पर बात करने के लिए हमने मधु किया डॉक्टर शोएब यूसुफी जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। तो इसके सोशल इम्पैक्ट पे तो हम बात करते ही हैं। सबसे पहले यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे कि सबा भी गई बार और उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि जी ख़वातीन नहीं, अब तो ये मर्द हज़रात भी ये कर रहे हैं कि जी मैं गोरा हो जाऊँ। ये क्या हमारे जहन में ये कॉम्प्लेक्स है? हमने गोरे रंग को या फेयर गोरा तो हटा दो, फेयर कॉम्प्लेक्शन को हमने तरक्की की ज़मानत करार दिया हुआ। बस आपने जैसे इंटरव्यू में बोला था बिल्कुल सही है कि असल में ये हमारी माइंडसेट है इस टाइप का हो गया। असल में मैं इसके लिए एक अगर बैकग्राउंड देखूँ ना तो हमारा वो जो एक सदियों का जो गुलामी है ना उसका ये सारा इम्पैक्ट है, जिसमें भी हमें निकलने में भी शायद सदियाँ लगेंगी। मैं अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि रंग जो होता है ना वो आपके अल्लाह ताला ने आपको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से दिया हुआ है और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो बेस्ट यानी कि जिसको सांवला या हल्का गंदुमी रंग कहते हैं वो बेस्ट कलर होता है वैसे। लेकिन हमारे यहाँ सोशल टैबूज बहुत हैं, जैसे भी आपने सारा अपना देखा भी अपने इसमें पूरा कि हमारे यहाँ सोशल इम्पैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, चाहे लड़का हो लड़की, हर कोई चाहता है कि जनाब वो उसका रंग जो होता है ना फेयर साइड पे जाए। तो ये सोशल एस्पेक्ट्स इसमें ज़्यादा आते हैं। जैसे हमारे पास बच्चियाँ आती हैं तो उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू उनकी शादी होता है, जिसके लिए वो चाहती हैं कि जनाब जो भी लड़का आता है देखता कहता है लड़की का रंग सही नहीं है। तो इसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं इन चीज़ों की तरफ और इसके मेडिसिन के हिसाब से इफ़ेक्ट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है पेशेंट्स के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी लोग आपके पास आते हैं, आपसे कंसर्न करते हैं और आपको पूछते हैं स्किन से रिलेटेड जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बताइएगा कि सबसे ज़्यादा उनकी क्या कंप्लेन होती है स्किन को लेकर? उनको अपनी स्किन में जो है वो किस चीज़ के ऊपर बात करनी होती है? क्या उनको अपनी स्किन की जो है स्मूथनेस के ऊपर बात करनी होती है, या जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं और उनके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए?
बेसिकली जो मेजॉरिटी आती है ना हमारे पास, जैसे वो उसमें ईयर्स भी काउंट कर रहे होते हैं कि किस एज ग्रुप में पेशेंट आ रहा है हमारे पास। तो टीन एज ईयर्स वालों का सबसे बड़ा मसला पिंपल्स होता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्शन होता है। थर्ड वन इज़ हेयर फॉल। हेयर फॉल तो हर 90% कहता है मेरा हेयर फॉल हो रहा है जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये मेजर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे मेजर 3 कॉमन कंप्लेंट्स जो होती हैं वो ये होती हैं। तो इसमें जैसे आपका टॉपिक है फेयरनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फालतू में लोग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। आपको उनके एडवर्स इफेक्ट्स बताऊँ, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत ही अनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो अब मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सिवियर मार्केटिंग की जाती है जो मर्क्यूरी बेस्ड होती हैं। और मर्क्यूरी एक ऐसा समझ लें कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन डीप जाकर सेटल हो जाता है और फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स डे बाय डे आपको पता चलते हैं। जब वो आप लगाना छोड़ते हैं ना, वो रंग काट है, सिंपल सी बात। जितनी भी ये फॉर्मूला क्रीम्स मिल रही होती हैं वो आपके रंग को एक तरह से रंग काट का काम कर रही होती हैं। जब आप लगाना छोड़ते हैं तो फिर वही जो है आपकी स्किन जो होती है और ज़्यादा बुरी होने लगती है, डीप उसके अंदर पिगमेंटेशंस आने लगती हैं, फेशियल हेयर्स फीमेल्स में बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। फिर जो हमारी जो फाइन वेन्स होती हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जिनको ब्रोकन वेन्स या स्पाइडर वेन्स कहते हैं, वो फेस पे नजर आने लगती है, हैंड्स पे नजर आने लगती हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन फॉर्मूला क्रीम्स को यूज़ किया होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो आपने इन क्रीम्स के हवाले से बात की, अब चेंजेस ये हुए हैं कि प्रोसीजर्स लोग करवाने लगे हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग है या दीगर प्रोसीजर्स हैं, और उसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि नहीं ये सेफ हैं, इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है और ये प्रोसीजर्स आते जा रहे हैं, तो उस हवाले से ये कितने रिलायबल हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और ये करवाने भी चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए माइक्रो नीडलिंग में हम सीरम्स यूज़ करते हैं जो बड़े इफेक्टिव सीरम्स होते हैं। कुछ मल्टी वाइटामिन बेस्ड सीरम्स होते हैं, नियासिनामाइड्स बेस्ड होते हैं, और उसमें ऐसे मेडिसिन होती हैं जो सेफेस्ट मेडिसिन होती हैं। और ये देखिए वो टॉपिकल अप्लाई की जा रही होती है, डर्मा पेन के थ्रू या दूसरे प्रोसीजर्स के साथ हम उसको मिक्सअप करके लगा रहे होते हैं, तो वो सेफेस्ट होती है। उनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर ह्यूमन हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन दे रहा है, हाँ, उसकी एक्सपर्टीज कितनी है उसको देने में। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मशीन्स तो बहुत अवेलेबल है, ठीक है ना, जो उसको देने वाला है उसकी कितनी एक्सपर्टीज है और वो स्किन टोन को समझ के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है तो उसके फायदे होंगे, नुकसान नहीं होगा। सही जी। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि भाई कौन आपको ट्रीट कर रहा है, किससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ये भी कितना ज़रूरी होता है कि अगर आप स्किन से रिलेटेड जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो आपको एक अच्छा डॉक्टर मिले जो कि आपको स्किन को बेहतर करने के लिए सजेशन दे, ना कि वो मजीद आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर पेशेंट को ये समझाता हूँ कि देखिए आप अपने नियर बाय एरिया में आप उस डॉक्टर के पास जाएँ जो MBBS, एक MBBS होना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ तो इसको समझा ही नहीं जाता कि आप जाएं प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, उससे जाके पहले तो कंसल्ट करें। देखिए ये दुनिया भर में इसको प्राइमरी केयर बोला जाता है, उसके बाद फिर आगे जाके ये स्पेशलिटी की तरफ जाती है चीज़ें। तो हमारे यहाँ जो GPs हैं पहले तो हम ये कहते हैं कि उनके पास आपको जाके जाना चाहिए, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे फॉरेन सैलून्स में चले जाते हैं, किसी हर्बलिस्ट के पास चले जाते हैं, बड़ा कॉमन है। ये माशाल्लाह आप लोगों का जब से ये मॉर्निंग शोज स्टार्ट हुए तो इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस भी बहुत अच्छी आई है और उसके नुकसान भी बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये आपने सैलून की बात की है तो मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंस बताइएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हैं उसका रुख कर रहे हैं rather than कि आप किसी ब्यूटी पार्लर जाएं। तो ये क्या डिफरेंस है, ये क्या एक बिग चेंज है और ये क्या? देखिए एस्थेटिक्स अब इतना दुनिया भर में एस्थेटिक फिजिशियंस कहलाते हैं डॉक्टर्स जो काम कर रहे होते हैं। हम अपने आप को एस्थेटिक फिजिशियंस कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपसे आपकी एस्थेटिक से रिलेटेड यानी कि आपकी ब्यूटी से रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो एक सेटअप में दी जा रही होती हैं। जैसे अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो स्किन डिजीज़ को भी डील कर रहा होता है, वो एस्थेटिक्स को भी डील कर रहा होता है, और एक स्पेशलिटी बनती, बल्कि सब स्पेशलिटी बनती जा रही है जिसको एस्थेटिक क्लिनिक्स कहा जाता है या मेडी स्पास कहा जाता है दुनिया भर में। अच्छा। तो यानी कि ये फ़र्क है कि जो लोग ये देख रहे हैं कि एस्थेटिक्स जो है इट्स नॉट कि आप कुछ अलग से बना रहे हैं, एस्थेटिक्स इज जस्ट इम्प्रूविंग योर नेचुरल। एग्जैक्टली। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताते जाएं कि जैसे ये तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लोगों को ये शऊर देते जाएं कि भाईजान बजाय ये सारी चीज़ें और अप्लाई करने के, अगर आप अपनी डाइट या न्यूट्रिशन थोड़ी सी अच्छी रखें, अगर आप और छोड़े डाइट और न्यूट्रिशन,
पानी अगर आप उसका इनटेक अगर अच्छा कर ले तो गुर्दे से लेके स्किन तक सब अच्छा हो जाएगा। आप यकीन करें कि मेरे पास जो पेशेंट आता है उसको जो पहली मैं जो प्रायोरिटी बताता हूँ वो बताता हूँ कि आपकी बेसिक स्किन केयर क्या होनी चाहिए। मैं मुंह धोना सिखाता हूँ, सिंपल से वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जो 2-3 स्प्लैशेस मारते हैं पानी से, उससे आपका डीप पोर क्लिनजिंग नहीं होती। 10-15 स्प्लैशेस आपने पानी के दिन में 5 बार मारने हैं विदाउट एनी सोप, विदाउट एनी फेस वॉश। आप सिंपल केयर पे जाइए। वाटर इनटेक 8 to 10 ग्लासेस रखिए। फ्रूट, सैलेड्स एंड दही इज ए प्रोबायोटिक, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। इनको अपनी डाइट के अंदर लेकर आए। क्लिनजिंग के लिए मैं बड़े सिंपल सा जो वाइटनिंग फेयरनेस चाहते हैं, मैं कहता हूँ ठंडा दूध लें, मिल्क क्लिनजर के तौर पे यूज़ करें। हम सुनते हैं ना क्लियोपैट्रा बात लेती थी, तो एक्चुअली इसमें लैक्टिक एसिड होता है और वो आपको मिल्क क्लिनजिंग करता है। जो मिल्क क्लिनजर्स भी आजकल आप सुनते हैं मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज द वे कि हम बहुत अच्छा नॉर्मली इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो जनाब अली, बात यह है कि ये जो 8 to, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, जो 8 से 10 ग्लास है, तो ये 8 से 10 ग्लास का पहला ग्लास मेरा हो गया। हाँ। और ये उम्मीद और यकीन है कि पहला नहीं होगा, बल्कि 8 से 10 या उससे भी ज़्यादा होंगे। बिकॉज हम कभी कभी सोचते हैं कि जी हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन कभी कभी ये और वो करने में जो हम बेसिक चीज़ है वो करना भूल जाते हैं, जो कि बड़ा नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, अपनी डाइट जो है उसको प्रॉपर रखें, वाटर इनटेक बेहतर रखें, तो सारे स्किन के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और हमारा भी यहाँ पर एक इशू आ गया है, ब्रेक का इशू। तो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तो आज आपको सुनाएंगे नगर पार्कर के मौज़न चाचा यार मोहम्मद, मंदिर के रखवाले सूजा राम और छोटू गाइड शगन की कहानी। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर फैसल करीम के साथ। महाराजा गंगा सिंह के बीकानेर किले के दरबार में राग मांड में रचा ये गाना गाती अल्लाह जिलाई बाई को शायद ये मालूम न था कि एक दिन पूरी दुनिया इस अलग थलग देश में घूमने आएगी। मंदिर मस्जिद वाला देश, सोनारी धरती, चांदी आसमान वाला देश, सुनहरी रेत पे नाचते मोरों वाला देश, केसरी रंग वाले शगन का देश। कराची से बदीन से आते, ठट्ठे से आते। ये शगन है, 10 साल का शगन, नगर पार्कर का छोटा गाइड, जो कूचे कूचे नगर नगर से आने वालों को नगर पार्कर घुमाता है। घूमने के लिए कस्बा है, कारुंजर है, म्यूजियम है, डैम है, पुल है, जैन मंदिर है पीछे, इधर बोडेसर मस्जिद है। सबसे पहले शगन बोडेसर की सैर कराता है। नगर पार्कर की सयाहत का एक और नगीना, 500 साल से जायद पुरानी ये छोटी मगर इंतहाई खूबसूरत बुढ़ेसर मस्जिद। ये मस्जिद तब से लेके आज तक ये अपनी पूरी शान शौकत के साथ यहाँ मौजूद है। मस्जिद के बाहर एक छोटा सा अहाता है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। और मस्जिद के अंदर अगर आपको लेके चलें तो ये जो मार्बल का काम है ये भी अपनी असल हालत में अभी तक इसी तरह मौजूद है। जो पिलर आप देख रहे हैं ये उसी तरीके से, जिस तरीके से लगाए गए थे, आज तक मौजूद हैं। इसके अलावा इसका जो मेहराब है ये बड़ा खूबसूरत है और इस पे चूने का काम है और ये भी आज तक इसी अपनी असल हालत में मौजूद है। जब यहाँ पे खुदा के नाम लेवा सरबसजूद होते हैं तो यकीन जानिए कि एक अजब सा सुकून मयसर आता है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। इकबाल ने यह मिसरा तो 1917 में कहा था, लेकिन 400 बरस कबल ही इस मिसरे को अमली जामा पहना दिया गया था। पुरानी मस्जिद है, 1505 में बनी है, 516 साल बनते हैं मस्जिद। 15वीं सदी के अवाइल में जंग की गरज से यहाँ का रुख करने वाले बादशाह महमूद शाह बेगड़ो और उसकी फौज ने फतह की खुशी में एक ही रात में इस मस्जिद को तामीर करवा दिया था। लेकिन इकबाल का दूसरा मिसरा 500 साल पुरानी इस मस्जिद कि जहां चंद सयाह ही सजदा रेज होते हैं, इसकी हालत जार बताने के लिए काफी है। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। जी 5 वक्त नमाज पढ़ने के नहीं आते कोई बंदा,
और दूसरे बंदे घूमने के लिए आते हैं, वो आते हैं नमाज पढ़ते। बादशाह तो मर गया, फौज भी खत्म हो गई, बस रह गई तो ये बुढ़ेसर मस्जिद और इसका इकलौता मौज़िन यार मोहम्मद। मेरा नाम है सर यार मोहम्मद। सुबह के 7 बजे इधर आते हूँ मस्जिद पर, शाम को 4:30 बजे चले जाते हूँ घर। 5 वक्त में नमाज आज़ान देते हूँ, इधर बैठे हुए देते हो। यार मोहम्मद रस्म अज़ां अदा करता है तो सयाहों में रूह बिलाली जागती है। यहाँ सजदा रेज होते हैं और जाते जाते यार मोहम्मद को भी कुछ दे जाते हैं। घूमने वाले आते हैं, को खुदावार देते, मेरे को 2 रुपए 5 रुपए 100 रुपए देते। शाम को बच्चों का आटा लेके जाते उधर बैठते। ज्यादा रंग और औगन तो नहीं, लेकिन जैसे थर और नगर पारकर सादा है, उसी तरह ये मस्जिद बुढ़ेसर भी सादा है और सादगी की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। यार मोहम्मद की कहानी तो आटे के हुसूल के साथ शायद खत्म हो जाती है, लेकिन शगन की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, और बाकी है पूनी जैन मंदिर की कहानी भी। और ये है पूनी जैन मंदिर। 900 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत गया है ये मंदिर यहाँ मौजूद है। यहाँ भी हर साल हजारों सयाह आते हैं। काफी टूट फूट का शिकार तो हो गया है, इसीलिए अब इसको महकमा सयाहत ने एंटिकिटीज एक्ट के तहत अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया है। यहाँ पे आना है तो फिर एंजॉय करना है और मजहबी सयाहत को फरोग देना है। हाँ, लेकिन जो नहीं करना है वो ये कि यहाँ किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ नहीं करनी, तोड़ना वगैरह नहीं है। 800 साल पुराना पूनी जैन मंदिर उस वक्त की सबसे मालदार खातून माई पूनी ने बनवाया था। रिवायत के मुताबिक मुकामी औरतों ने माई पूनी को उसकी दौलत का ताना देकर ऊपर वाले की राह में खर्च करने का कहा। तब माई पूनी ने यह मंदिर भी बनवाया और साथ ही कई किलो सोना मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में यह कहकर छुपाया कि जो भी ये सोना निकालेगा उसका सर कट जाएगा। निकालने वाले का सर कटा या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन सोना निकालने के चक्कर में मंदिर का ऊपरी हिस्सा गिर चुका है और पिछला हिस्सा भी राम भरोसे टिका है। हम 200 कभी 300 कभी 400 कभी ऐसी कमा लेते, कभी 500 आ जाते हैं, कभी 500 देते हैं हमारे को, पूरा पिसर आ जाए बड़ा वाला। कहीं मंदिर मरम्मत का मुंतजिर तो कहीं हिफाजती इंतजामात का इंतजार। एक मंदिर ऐसा भी है जहां के इर्द गिर्द अभी तक इसकी बाकियात उगल रहे हैं। 800 साल पुराना ये मंदिर जैन मत के बानी महावीर के नाम पे बनाया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि अभी तक यहां से पुराने पत्थर, पुरानी मूर्तियां, पुराने कॉलम्स, स्लैब्स, हत्ता के बहुत कुछ यहां पे डिस्कवर हो रहा है। और महकमा सयाहत ने अब इसे अपनी तहवील में लेने के बाद सयाहत को प्रोमोट करने के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? इसी पे अब आगे चल के बात करेंगे। यहां का रखवाला सूजाराम आराम से बिल्कुल नहीं बैठ सकता, कहीं कोई यहाँ के कीमती नवादरात चुरा के ना ले जाए। पुराना तकरीबन हम तो पत्थर देखा 800 साल बोल रहे हैं, 800 साल। मेरे कब में जो मंदिर है वहां पे लोग जाके माथा टेकते थे और जहां मैं खड़ा हूं ये पूरा इस मंदिर का अहाता था। तमाम तर रसूमात यहां हुआ करती थी, यानी कभी ये बहुत ही चहल पहल वाला इलाका हुआ करता था, लेकिन वक्त की धूल ऐसी पड़ी है कि सब कुछ यहाँ पे बिखर सा गया। कुछ चीजें ठीक हालत में हैं, कुछ टूट फूट गई हैं। ये एक सही सलामत है और इस जैसा एक और अब यहाँ नहीं है। गो के बाकी जितने भी नवादरात यहाँ से मिल रहे हैं उनको प्रिजर्व करने की कोशिश तो की जा रही है, जैसे कि ये पुराने कॉलम्स, ये कुछ मूर्तियां और मजीद बड़े पत्थर भी। लेकिन क्या ये इकदाम काफी है? ऐसा तो नहीं कि फिर कोई आए
और फिर कोई इन्हें उठाकर चलता बने। अभी लगाया तो ये बोलता लगाने वाला और आएगा, हम तो ऐसे ही हमारे को आर्डर है, हम इधर लगा के अभी हमारा काम फाइनल हो गया। यहाँ से सिर्फ बेशकीमत मूर्तियां और दीगर पत्थर ही नहीं मिले, बल्कि एक बहुत पुरानी जुबान यानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट की लिखाई भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे खुदाई के दौरान मिली है। यहाँ से मूर्तियां मिल रही हैं, पुरानी लिखाई के नकूश मिल रहे हैं, पूरे चौबारे मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा तो सूजा को रखवाली का मुआवजा नहीं मिल रहा। हमारे को ऐसी तनख्वाह ही नहीं मिलती तो सफर गुजर हुए तो मैं बैठा रहूं, बाकी 2000 में क्या होता है, सिगरेट पूरा तो नहीं होता है। शाम हो गई है। नगर पारकर के किरदार मोरों की तरह एक एक करके अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। यार मोहम्मद आटा लेकर, सूजाराम सिगरेट के पैसे पूरे ना होने का शिकवा लेकर, और शगन जो कि अपनी धुन में है मगन, जेब में चंद सौ और दिल में करोड़ों के ख्वाब लेकर। तो ये थी नगर पारकर के सयाहती मकामात और इसके बासियों की कहानी। इस कहानी पे सालों सहरा की मिट्टी पड़ी रही, लेकिन अब सयाहों के कदम यहां पड़ने से ये मिट्टी हटती जा रही है। सहरा में पधारो मारे देश की सदा गूंजती जा रही है। पड़ पड़ बूंद पड़त है, कड़ कड़ बीज कर, शाम बिना सुंदर है ये मंदिर, ये मस्जिद, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने, यहाँ के लोग और ये पूरी की पूरी वादी दावते नजारा देती है सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सयाहों को। केसरिया बालम पधारो मारो देश। पधारो मारो देश। ओके। So seriously, पधारो मारे देश, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, फैंटाबुलस। फैसल, कैसा रहा ये आपका विजिट, कैसी रही ये जर्नी आपकी? मेरे सफर से ज्यादा ये जो थर पारकर और नगर पारकर का सफर है, ये दिखाना बहुत खूबसूरत है दुनिया को। एक जानिब जहां पड़ोसी मुल्क में ये सारी हरकतें हो रही हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान और नगर पारकर पूरी दुनिया को बता रहा है कि मजहबी हम आहंगी कितनी खूबसूरत है। मंदिर और मस्जिद वाले इस देश की कहानी हमने आपको बताया। अभी एक ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ढेर सारी बातें और करनी है। हमारे साथ रहिए। लियारी और बॉक्सर्स का तो जैसे चोली दामन का रिश्ता है और अब खवातीन बॉक्सिंग चैंपियंस में लियारी में से ही निकल रही हैं। कराची से जरा खिजर आजम की रिपोर्ट। जरा मारे एक मिनट। हाँ। मार, बहुत जोर से लगेगा। देखें रिपोर्ट देखें। लियारी की पावर गर्ल्स महरीन और मारिया दोनों बनी बॉक्सिंग की नेशनल चैंपियन। महरीन बलोच 57 और मारिया रिंद 48 किलोग्राम फेदरवेट मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई। नेशनल से पहले मेरा ट्रायल हुआ है सिंध में अपने वेट 48 वेट में मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो वहाँ पे मेरा सेमीफाइनल लाहौर से हुई है और फाइनल बलूचिस्तान की लड़की से हुई है जो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉक्सर है। उनके सामने फाइनल हुई है, मैं गोल्ड मेडल और बेस्ट बॉक्सर हासिल। लोगों का कहना है कि बॉक्सिंग एक मर्दाना गेम है जो गर्ल्स नहीं कर सकते हैं। शायद गर्ल्स के लिए ये नहीं होगा, वो बहुत नाजुक होते हैं इस मामले में। तो ये सोच के मैंने कि लोगों का माइंड चेंज करना है मैंने, तो इसलिए ये सोच के मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। उस टाइम मैंने नहीं पता था कि मैं किस लेवल में खेलूंगी। दोनों बॉक्सर्स ने नेशनल कैंप का हिस्सा बनने के साथ इंटरनेशनल इवेंट पर नजरें रख ली। अब टारगेट है इंटरनेशनल और उससे आगे ओलंपिक तक खेलूंगी। नेशनल 2 टाइम में गोल्ड हुई और साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरनेशनल टूर मारा तो फर्स्ट टाइम वहाँ में ब्रॉन्ज मेडल हुई। तो मेरी कोशिश यही है, ख्वाहिश बन चुकी है कि अब मैंने इंडिया को हराना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे
वो मेरे लिए सीनियर है, लेकिन 2 हाथ उसके 2 हाथ मेरे हैं, तो मैंने एक्सपीरियंस भी हासिल किया। अब कोशिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी। महरीन बलोच और मारिया रेंत अपने पंचेस को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रही हैं, क्योंकि अभी इम्तिहान और भी हैं। लियारी की ये पावर गर्ल्स नेशनल चैंपियन तो बन चुकी हैं, अब बैनुल अक़वामी सतह पर नाम रोशन करना चाहती हैं, पाकिस्तान के लिए जीतना चाहती हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची। तो आपने पैकेज देखा और हमने सोचा क्यों ना इन सारी पावर पफ गर्ल्स, कार्टून 3 होती है ना, उसमें तुम्हारे पास भी ये 3 पावर पफ गर्ल्स मौजूद हैं और उनके कोच जमील अहमद खान सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं और मारिया और महरीन हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया भाई। तो सबसे पहले हम जमील भाई आपसे शुरू करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। तो आप मुझे अभी बता रहे थे कि ये सारी बच्चियां जो हैं माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, इनमें से इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए भी कोई जा रही हैं, तो वो कौन है ज़रा ये बताएं। ये हमारी जो है ना मारिया है, सबसे पहले मैं इसका बता दूं, महरीन है जी, ये महरीन बलोच है, ये नेशनल चैम्पियन भी 2 बार रह चुकी है और 2019 में सेफ गेम वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल है ये। और ये मारिया है, ये जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जॉर्डन के लिए मुंतखब हुई है, ये 27 तारीख को ये जा रही है। That's really great. और नेशनल चैंपियन भी है, इस उम्र में नेशनल चैंपियन भी है और नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेस्ट बॉक्सर भी आई है ये। क्या बात ये है। हफ्सा है, ये सिल्वर आई थी, इसका फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, फिर भी ये माशाल्लाह से खेली और सिल्वर आई है। अच्छा, जिनको इन्होंने ज़ेर किया है वो कैसे कॉम्पिटिटर्स थे? वो इसके सामने जो आई थी वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर थी। वो शुरू में इसके सामने तो बड़ा तो बढ़ चढ़ के खेल रही थी, मगर इसने उसको ऐसा कर दिया तो आखिर में वो 2 राउंड भाग के खेलती रही। इस तरह उसने मारा, बचती रही। क्या कितना पैशन है, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। मारिया, आपसे मैं बात करती हूँ, आपसे स्टार्ट करती हूँ। ये बताएं कि आप ये देख रही होंगी मैंने ये ग्लव्स भी पहनी हुई है और मैं जब ये मुझे पहना तो मुझे फील ये हो रहा है फैसल कि ये वाकई पहनना ही कितना मुश्किल है और आप इतना ज़बरदस्त तरीके से खेल रही हैं, आप इतना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपको शौक था कि नहीं मुझे बॉक्सिंग करनी है, मुझे ये वाली गेम खेलनी है, ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मुझे बचपन से बॉक्सिंग का बहुत शौक था। अच्छा। तो उस टाइम मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं बॉक्सिंग खेल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने समझा कि बॉक्सिंग एक मर्दाना गेम है, लड़कियाँ खेल नहीं सकती। लेकिन मैंने ये करके दिखाया कि मैं ये कर सकती हूँ। इसी वजह से मेरे घर से सिर्फ मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मारिया कर सकती है, आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और मेरी ट्रेनिंग और उस्ताद की मेहनत और अम्मी की वजह से मैं आज इस लेवल पर पहुंची हूँ और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान का नाम। ये जो बेल्ट रखा हुआ है ये आपका है? ये जरा यार ऐसे क्यों रखा है आपने? इसको दिखाए ना यार, क्या बात है, क्या बात है, दिखाएं कि ये सर जरा फोकस करेंगे, फोकस करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बेल्ट नेशनल चैंपियन का बेल्ट है, ये क्या फाइट रही आपकी, किसको आपने, कौन था और ये बेल्ट लेने के बाद कैसा फील होता है? सबसे पहले तो बहुत खुशी फील हुई क्योंकि हमारी मैचर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमें बेल्ट मिला है। वैसे तो हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं और मेडल्स मिलते हैं ना, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ही बेल्ट मिलते हैं। तो हमारे लिए मतलब एक जुनून की हद भी थी कि इस बार बेल्ट है भाई, इस बार हर हाल में हमें बेल्ट लेना है, हासिल करना है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी मेहनत रही इस चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि गर्ल्स के हवाले से ये सेकेंड टाइम था। गर्ल्स के आवाज़ फर्स्ट चैम्पियनशिप 2019 में आई थिंक हुआ था, नहीं 2017 में ऐसे ही, और ये सेकंड टाइम था चैम्पियनशिप गर्ल्स के हवाले से। तो इस तरह से हमने पार्टिसिपेट किया, हमने सिंध को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान में पूरे। तो फर्स्ट टाइम जो मेरे सामने वो कश्मीर की बॉक्सर आई थी सेमीफाइनल में, तो उससे विन करके फिर मैं फाइनल में गई, जबकि मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ पहले से। तो मेरे लिए काफ़ी एक था भी कि नहीं भाई एक इज्जत भी है पहले से इंटरनेशनल, जाहिर सी बात है ना। तो एक होता है कि नहीं अगर कोई जूनियर आपको हरा दे या कुछ ऐसा हो, तो ये भी था। लेकिन नहीं, मैंने कहा मेहनत पे भरोसा है इस तरह से। तो फाइनल में मेरे सामने पंजाब की बॉक्सर आई थी, तो हमारे बीच ये कंपटीशन था कि पंजाब और सिंध, बाकी तो सब नीचे था। लेकिन जो फाइनल में हमारा टफ जो था वो पंजाब और सिंध के दरमियान था। तो इस तरह से मेरी जो फाइट हुई वो पंजाब के साथ हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में मैंने विन किया और ये बेल्ट मुझे हासिल किया। ये अच्छा, ये मैं अगर सीधा बात करूँ ना आपसे, अगर कोई लड़के आपको छेड़ने आ जाए, अगर छेड़ने आ जाए, वैसे तो अगर आज वो देख रहे होंगे अच्छा, इस तरह के, कुछ कह रही है उस पे, हाँ, अगर वो देख रहे होंगे तो पहले तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये हिम्मत हो भी गई
तो क्रॉस पंच मारेंगी कि सीधा ना? और मैं अक्सर इलाके में लड़ाई करती रहती हूँ। ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगी, ये दोनों मार देंगी, मारिया और बहुत जज्बाती मैं और मारिया में फिर भी कंट्रोल करेंगे। मार चुकी भी हो मैं बस फिर ये क्या हुआ था, मुझे थोड़ा सा बताओ यार, ये क्या हुआ? हम दोनों मैं और मारिया रास्ते में से जाते ट्रेनिंग से आ रहे थे, तो फिर उन्होंने आवाज दी, तो उनको मैंने मना भी किया था। उन्होंने 2 बार पहले भी आवाज दी थी, तो मैंने कहा आवाज नहीं दो। तो मैं और मारिया जा रहे थे, उन्होंने आवाज दी, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उस लड़के को मारा, वो गिर गया बाइक से। फिर उसके बाद अभी कोई भी आवाज नहीं देता, वहाँ वो लड़के नजर ही नहीं आते अभी। आप सोचें वो जिन्होंने कोशिश भी की छेड़ने की, और ये सिर्फ ये नहीं कि ये बॉक्सर्स हैं, तो ये यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जा रहा है उन सारी लड़कियों को, उन सारी बहनों को, उन सारी बेटियों को, बच्चियों को, अगर इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अपने घर में अपनी बहनों को भूल के दूसरे की बहनों के साथ अगर इस तरह करते हैं, आपने जिस तरह कहते हैं ना वजीर आज़म, आपने घबराना नहीं है, आपने पंच लगाना है सीधा सीधा। अच्छा जमील भाई, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इनके रूटीन के वाले से आप ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के ये शो देख रहे हैं, वो ये जानना उनके नज़दीक जो ये इस वक्त नीचे विंडो में जो फुटेज चल रही है ना, उनके नज़दीक पंच मारना जो है ना वो बड़ा अच्छा उनको लगता है कि यार मैं पंच मारूंगा। इस एक पंच के पीछे ट्रेनिंग कितनी होती है ये बताएं? इस एक पंच के लिए ट्रेनिंग तो काफ़ी होती है। अब जैसा कि ये जा रही है जॉर्डन के लिए, तो ये टफ ट्रेनिंग कर रही है, ये सुबह भी कर रही है, दिन को भी कर रही है, और रात को दोबारा से ट्रेनिंग करती है। और ट्रेनिंग ऑफ करने के बाद, यानी कि ट्रेनिंग बिल्कुल ऑफ हो चुकी है, फिर ये ग्लव्स पहनती है। लड़कों को अपने क्लब के जो इससे जो हैवी लड़के हैं, यानी कि अच्छे लड़के हैं, जो उनको बोलती है कि आओ मुझसे स्पैरिंग करो, यानी कि फाइट करो। 2 राउंड उनके साथ करती है ट्रेनिंग ऑफ करने के बाद भी। अच्छा, जैसे माशाल्लाह से सुबह आप उठे हैं, हाँ। सुबह कितने बजे उठी ये बताएं, पूरा रूटीन अब जरा चेक कर दें। 6:30 बजे में 6:30 बजे उठ गई, उसके बाद पहला अपने रूटीन क्या आपका? नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के टाइम उस्ताद कॉल करते हैं जरूर, जो उस्ताद नूर बादशाह है वो हमारे उस्ताद है, वो भी ट्रेनिंग करवाते हैं सुबह। और उस्ताद जावेद है, ये ट्रेनिंग जो है ये रनिंग पे आप सुबह करते हो या फिर सीधा जो है वो पंचिंग? फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। रनिंग होती है, स्टेमिना की ट्रेनिंग होती है। स्टार्टिंग में रनिंग होती है, रनिंग हो गई, उसके बाद आके ब्रेकफास्ट, फिर या फिर पहले किस तरह? पहले रनिंग करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कुछ शूट वगैरह वो करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल बॉक्सिंग करते हैं, जो पंच होते हैं वो सिखाते हैं हमारे उस्ताद वो। फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। 9:30 तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। 9:30 तक ट्रेनिंग करते हैं जी। मतलब एक हेल्दी रूटीन है, और ऑब्वियसली ये बॉक्सिंग करती है। आज मैं ट्रेनिंग करी थी, सीढ़ियों से मैं गिर गई। नहीं, आज क्या हुआ, आज कैसे गिर गई? आज मैं ट्रेनिंग कर रही थी सीढ़ियों में ना, तो सीढ़ी वो रनिंग कर रही थी उस टाइम सीढ़ियों पे, तो शूट लगा रही थी उस टाइम में गिर गई सीढ़ियों से, बहुत जोर से लगा। अभी भी मेरे वाले ये सुन ले, जब हम स्प्रिंट लगा रही थी तब स्प्रिंट, और ये सीढ़ी पे, जी हां सीढ़ियों पे, जनाब अली सीधी रनिंग नहीं होती, ये जो सीढ़ियों पे होती है ना स्प्रिंटिंग, वो होती है। अच्छा, बहुत हार्ड है हमारे बॉक्सिंग की। अच्छा जमील भाई, डेफिनेटली आप कोच हैं और आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स भी आते होंगे, तो कैसे आपको आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं कि यार ये जो प्लेयर है, मतलब एक कोच जो होता है उसको पता होता है, उसको पता होता है कि यार इसके अंदर स्पार्क है, इसने आगे जाना है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बॉक्सिंग के शौक में आते तो हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं ये बहुत डेंजरस है, वी वांट टू गो बैक, हम नहीं कर सकते। जरा कुछ इस हवाले से भी बताएं, हमारे पास कितना टैलेंट है बॉक्सिंग में? हमारे पास लिहारी में हमारे पास काफ़ी टैलेंट है बॉक्सिंग के हवाले से और कोचिंग के हवाले से। हमारे पास कोचेस भी बहुत हैं और बॉक्सर्स भी बहुत हैं। और बाकी आपने जो बात कही ना कि किस तरह हम टैलेंट को जांच कर सकते हैं कि टैलेंट किस तरह आ सकता है, तो बॉक्सिंग जो है ना, जो शैतान बच्चा हो, जो मस्ती करने वाला बच्चा हो, ये वही खेलता है। सबसे बेसिक ये है, जो शैतान है, जो मस्तियां करने वाला है, जो उछल कूद करने वाला है, वो तो ये होता है ना कि अगर आप दुबले हैं या आपकी फिजिक इस तरह की नहीं है, तो लोग ये कहते हैं नहीं आप बॉक्सिंग नहीं कर सकते। मगर जब मैंने मोहम्मद वसीम को देखा था स्टार्टिंग में, तो फिर मुझे यकीन आया था कि नहीं भाई आप यू कैन डू एनीथिंग। कैटेगरी होती है बॉक्सिंग। जब हम भी खेलते तब भी हम भी स्लिम थे बिल्कुल ही। मैंने जब बॉक्सिंग शुरू की 32 kg मेरा वजन था 92 में, तब से हमने बॉक्सिंग हम तीनों भाइयों ने एक साथ शुरू की। मेरे वालिद साहब भी बॉक्सर थे, मेरे चचा एक ओलंपियन बॉक्सर थे, एक एशियन चैंपियन बॉक्सर थे, तो हम यानी कि फैमिली हमारी बॉक्सिंग की हमारे नसों में थी। हालांकि मैं भी शैतान था, सब भाइयों में सबसे शैतान में ही था। तो बाकी और दूसरी बात यह है कि एक दिल आपको 90% जो है ना, आपको जो है ना आपका दिल खिलाएगा, 10% आपकी ट्रेनिंग खिलाएगी, 10% ट्रेनिंग खिलाएगी, 90% आपका जो हार्ड है ना, ये जब तक आप एक्सेप्ट करोगे कि यार मैं इसको
मारूंगा और मैं विन करूंगा तो फिर आप विन करोगे। 10% आपकी ट्रेनिंग है। अच्छा, हमने इससे पहले भी लियारी में जाके बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। हमारी फर्स्ट जो फीमेल एजुकेटर हैं, जो जज हैं बॉक्सिंग की, उनका भी ताल्लुक लियारी से है। मुझे ये बताएं कि हम काफ़ी ये बात कर चुके हैं कि यार फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, और बच्चों को आने में इसलिए भी मसला होता है कि डाइट वाले मामलात भी होते हैं, फिर कुछ जो आप बॉक्सिंग बॉडीज़ हैं उनके भी आपस में थोड़े इश्यूज़। मैंने एक ये भी स्टोरी देखी कि कुछ बच्चे हैं वो अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सुबह में वहाँ बकरियाँ बांधते हैं, रात में फिर वो बकरियाँ ऊपर जाके बांधते हैं, उसी जगह पे वो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास जमील भाई अगर फैसिलिटीज़ थोड़ी बेहतर हो जाएं तो ये बच्चे जो आज यहाँ बैठे हैं, एक बेल्ट नहीं हो 10 बेल्ट हो इनके पास एक इंटरनेशनल फाइट की जो है विक्ट्री ना, उनके पास कई। मुझे ज़रा इस पे बताएं कि फैसिलिटीज़ के हवाले से हमारे फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊं कि ये हमारी मारिया जा रही है, ये सिंध से जा रही है, हमारे सूबे सिंध से जा रही है, कोई डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके स्पॉन्सर का मसला आया है, स्पॉन्सर का मसला है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान बॉक्सिंग में जो है ना, बॉक्सिंग को तरजीह नहीं है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है। हालांकि बॉक्सिंग में जितने मेडल दिए, आप क्रिकेट की टीम ले लो, फुटबॉल की टीम ले लो, हॉकी की टीम ले लो, अगर फाइनल में हमारी टीम जीतेगी तो 1 गोल्ड आएगा। हमारे 12 के 13 अभी 13 बॉक्सर अगर फाइनल में 13 के 13 गोल्ड हो गए तो हमारे पास 13 मेडल आएंगे, 13 गोल्ड आएंगे। 13 के बाद फिर अगर सिल्वर भी है, ब्राउन भी 2 हैं, तो हमारे यानी कि मेडल ज़्यादा है, मगर फिर भी हमें तरजीह नहीं है। अब स्पॉन्सर के चक्कर में हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमने अपील की, सिंध गवर्नमेंट से अपील की, तो हमें सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना, वो क्या नाम है, यानी कि हमारा हौसला वो किया है कि भाई हम इसको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह स्पॉन्सर करेंगे। तो मेरी मीडिया के तौर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि हमारी डिपार्टमेंटल टीमें हमें यानी कि बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और वापडा, ये 4 टीमें हैं जिसमें बॉक्सिंग चल रही है, ठीक है। कुछ ऐसे बॉक्सर्स भी हैं जिनकी हाइट कम है, वो ना आर्मी में जा सकते हैं ना नेवी में। अच्छे बॉक्सर है, मेरा अपना कजन है महाज, बहुत बेहतरीन बॉक्सर है, उसको वो सिर्फ तराशने वाली यानी कि बात है, वो जा सकता है, ऊपर तक भी जा सकता है, मगर उसके बाद ट्रेनिंग नहीं, काम भी करता है और बॉक्सिंग भी अपना जारी रख रहा है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां, डिपार्टमेंटल टीमें अगर नहीं है, उनका कोई मसला है, तो मल्टीनेशनल कंपनियां, आप पाकिस्तान में देखो कितने कंपनियां कमाने के लिए आई है, बाहर से आ रही है ना, बिल्कुल। ये शीजान वगैरह, ये जितने भी कंपनी है, टेलीनोर वाले, ये मोबलिंग वाले, ये है, ये अगर सपोर्ट करें तो फिर कि भाई हमें बॉक्सिंग टीम बनानी है 10-10, हम 10 बॉक्सर लेंगे, 2 कराची से, 2 वहां से, 2 वहां से, इनको हम सपोर्ट करेंगे। सही कह रहे हैं बिल्कुल जमील भाई, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है भाई। ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ये पूरी दुनिया में जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर किसको फैसिलिटेट करेंगे? हफ्सा बैठी हुई है, हफ्सा मुझे बहुत पैशनेट लग रही है। हफ्सा ये बताएं कि पहली फाइट याद है? जी पहली फाइट याद है। मेरा भाई बॉक्सर है ना, तो मतलब वो बॉक्सिंग करता, मुझे कहता था हफ्सा बॉक्सिंग करो, तो मुझे उस टाइम पे शौक नहीं था। जब मैं मेरिन वालों को मैंने देखा, मैं फाइटों पे गई, भाई मुझे लेके गया, तो मुझे बहुत शौक है कि मैं भी बॉक्सिंग करूंगी। तो मैंने पहली फाइट खेली, वो फाइट में हार गई, और उसके बाद मैंने कहा मैं मेहनत करूंगी, थोड़ी मेहनत में ढीठ हूँ। अच्छा, मेहनत मतलब ज्यादा जोर नहीं लगा, और मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, साइकिलिस्ट भी हूँ मैं, तो मतलब दोनों चीजें करती। फिर मैंने साइकिलिंग छोड़ दी, फिर मैंने इतनी मेहनत की, 3 साल के बाद मैं नेशनल खेलने गई और सिल्वर मेडल होकर आया। फेवरेट पंच कौन सा है? 5 फेवरेट पंच कौन सा है? 5 बता दो कौन सा, 5 क्या है 9 क्या है? अभी मत नहीं उठने का। 5 आप बैठे पसली पे मारना, 5 ये, जी हाँ, एब्डोमेन पंच ये, जी हाँ। और आपका? चिन पे 9 और आपका? काउंटर 2। और वो कैसे होता है? नाक पीछे जाके, नाक पे ये नाक। तो भाईजान आपने देख लिया कि ये जो बच्चियां हैं हमारी, ये पीछे जाके आपकी नाक पे भी मार सकती हैं, ये चिन पे मारेंगी तो ये तो कटा ही कटा, भी करना सिखा सकती हैं। पसली जो है ना, जब पसली पे लगती है ये वाला, ये जो पसली पे लगता है ना, तो उसके बाद वो कहते हैं ना, बंदा उठता नहीं उठ जाता है। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तशरीफ लाई, आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी फ़ाइट के लिए। अल्लाह करे आपके और बेल्ट्स आते जाएं, और अल्लाह करे आप जिस तरह ढीठ बनी हुई ना मेहनत करने के लिए, उसी तरह ढीठ बनी रहे। थैंक यू सो मच। ये है हमारे मुल्क का टैलेंट,
और ये टैलेंट जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है। जितने टैलेंटेड हमारे लड़के हैं उतनी टैलेंटेड हमारी लड़कियां हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ अच्छे वसाइल की और अच्छी फैसिलिटीज़। बिल्कुल, अच्छी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो ये हमारा टैलेंट है जिससे हमने आपको मिलवाया।